नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और विशेष रूप से जो हिंदी बोलने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उसी के क्रम में हिंदी दिवस में हम लोग हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। तो इस पखवाड़े में जो सबसे पहला साक्षात्कार है वो हम लेने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवरिया के ही माननीय इंद्र कुमार दीक्षित जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है सपनों के इंद्रधनुष। और आज आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है यह साक्षात्कार लेने के लिए। मैं वर्तमान में नागर पिचाणी सभा देवरिया, जो एक साहित्यिक संस्था है, उसके मंत्री पद पर कार्यरत हूँ और साहित्यिक गतिविधियों में अपना समय जो मेरे सेवानिवृत्ति के पश्चात का है उसको दे रहा हूँ और साथ साथ उस संस्था की उन्नति और विकास के लिए भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे साहित्य लेखन पढ़ना सबको पसंद है, कविता, लेकिन आप एक कवि हैं, तो आपके मन में ये भाव कब से जगा कि कविता लिखनी चाहिए, साहित्य में आना चाहिए? मैं अपने विद्यार्थी जीवन में तमाम कवियों की, साहित्यकारों की कविताएं पढ़ा करता था। जैसे मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, तुलसीदास, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सोहनलाल द्विवेदी जो राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, गोपाल शरण सिंह नेपाली, इन लोगों की रचनाओं ने मुझे प्रभावित किया और मुझे भी लगा कि यह जो कुछ आदमी अनुभव करता है और इस अपने आसपास के परिवेश में जो उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसकी अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से सुंदरतम तरीके से हो सकती है। जी। आपकी सबसे पसंदीदा कविता कौन सी है? वैसे तो 100 के ऊपर, 125 के लगभग मेरी हिंदी और भोजपुरी की रचनाएं इस मेरी एक पुस्तक 2005 में आई थी, सपनों के इंद्रधनुष में संकलित हैं। उसमें राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं हैं, सामाजिक विसंगतियों के प्रति जो प्रतिक्रिया है मेरी उससे संबंधित रचनाएं हैं, गज़लें हैं, भोजपुरी जनजीवन की व्यथा से संबंधित कविताएं हैं, दोहे हैं, हर तरह की। चूँकि कविताओं के अनेक रंग उसमें परिलक्षित हुए हैं, तो इसीलिए उसका नाम सपनों के इंद्रधनुष मैंने रखा। लेकिन जो हमारा जो सबसे एक तरह से आरंभिक दिनों की रचना जो है, वो हम देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते थे। तो माँ सरस्वती वीणा पाणी की वंदना से आगे चल करके मैंने जो अपनी पहली रचना मुझे याद है लिखी, जब मैं छात्र जीवन से अध्यापक जीवन में आया था, तब छात्र जीवन में भी कुछ रचनाएं हुई, लेकिन वो बिखर गईं, वो प्राप्त नहीं हैं, सहज नहीं पाए। तो वो मैंने भारत वंदना लिखी थी। तो भारत वंदना मुझे विशेष प्रिय है। उसके बाद तो रचनाएं होती रहीं, विभिन्न भावभूमियों की रचनाएं होती रहीं, लेकिन सपनों के इंद्रधनुष जिस कविता के नाम पर उस पुस्तक का नाम रखा हुआ है, वो भी मुझे प्रिय है। इसलिए कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज पिछले 2-3 दशकों से एकरस समाज नहीं रह गया है। अलग अलग, जैसे कोई कुनबे बट गए हों, कोई क्या कहते हैं कि खंड बट गए हों। हम सहजता और एक समभाव
से जैसे आज से 3 दशक पहले मिला करते थे, जुला करते थे। समाज में कोई हिंदू मुसलमान, जो दलित या उच्च वर्ग, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। सामाजिक संगति मौजूद थी और उस सामाजिक संगति में जब मैंने विसंगति देखा तो ये रचना उभर करके आई थी और ये भी मुझे प्रिय है। अच्छा, वैसे कवि तो सभी अच्छे लगते हैं, वैसे मुझे, मैं अपनी बात करूं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो आपके सबसे पसंदीदा कवि कौन है? देखिए, कविता का फलक बहुत विशाल है और इसके इतने रंग हैं कि उन रंगों में से कोई एक रंग चुन लेना और उसको पसंदीदा कहना थोड़ा मुश्किल काम है। सूरज की करोड़ों किरणों में से किसी एक किरण को अलग नहीं किया जा सकता। एक बहुत सुंदर खिला हुआ बागीचा हो, उसमें से किसी एक फूल को अलग से उसकी पहचान तो की जा सकती है, लेकिन उसके बारे में कहना कि यही फूल अच्छा है मुश्किल है। तो वैसे ही कवियों के इस विशाल संसार में सभी कवियों का अपना अपना अलग रंग है, अपना महत्व है, अपनी शैली है, अपनी वाणी है, अपनी भाषा है, अपनी प्रस्तुति है। लेकिन उसमें निराला मुझे सबसे अलग दिखते हैं। क्यों मतलब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक साथ वो अतियों को साधते हैं। अच्छा। यानी समाज की जो सबसे गलित और समझिए कि एक तरह से कुष्ठ रोग जैसे समाज को कहा जाए, दहेज है या दलितों के प्रति अत्याचार है, जमींदारों के ज़माने में होता था, और भेदभाव है, छुआछूत है, ये सब जो विसंगतियां थीं उन पर भी वैसे ही उनकी कलम चलती है जैसे जूही की कली लिखते समय उनकी चलती है। एक सुंदर रचना, कल्पनाशील रचना जो वो करते हैं, तो वो दोनों अतियों को साधते प्रतीत होते हैं। तो वो समर्थ कवि होता है जो समाज के तमाम तरह के विसंगतियों को, संगतियों को, उसके अलग अलग रूपों को अपने रचना में ला सके, तो वो समर्थ कवि मेरे समझ से होता है और निराला इसमें समर्थ कवि। अच्छा, जैसे आप प्रधानाचार्य रहे हैं और आपने कहा कि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी रहे हैं, तो विज्ञान वर्ग से अचानक से स्विच कर जाना साहित्य में, कला में, एक आपके लिए बड़ा स्टेप होगा, पड़ाव होगा। लेकिन आप कार्य करते समय और लेखन में आप सामंजस्य कैसे बैठाते थे? मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी जरूर रहा, लेकिन साहित्य से मेरा जुड़ाव अपने घर के संस्कार से ही हुआ। मेरी माँ, जब मैं दर्जा 6-7 में का विद्यार्थी था, तो मेरी माँ तुलसीदास जी का रामचरितमानस बड़े लय के साथ पढ़ती थी और उसके लय के साथ पढ़ना देख करके मुझे जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उसका अनुकरण करना चाहिए। तो एक बड़ी सी रामायण हमारे घर में हुआ करती थी, रामचरितमानस की पुस्तक। मैंने जिज्ञासा बस उस पुस्तक को दर्जा 6-7 तक खंड खंड में पढ़ डाला। अच्छा। और मुझे बड़ा आनंद आता था। बाद में वो अभिरुचि मेरे एक चचेरे भाई, बड़े भाई की शादी जब बनारस में हुई, तो वहाँ जो भाभी कुछ दिनों के लिए यहाँ आई थी, तो उनकी पढ़ने लिखने में रुचि थी। वो उपन्यास और कथाएं पढ़ती थी, कहानियाँ पढ़ती थी। और मैं जब दर्जा 9 का विद्यार्थी था, तो उस समय वो मुझे प्रेरित करती थी कि अपने स्कूल की लाइब्रेरी से मेरे लिए कुछ पुस्तकें साहित्यिक लाया करो। मैं ला करके पुस्तकें देता था, कथाओं की, गल्प की, कविताओं की और उपन्यास वगैरह, और उन्हीं में से कभी कभी उलट पलट करके देखने का मौका मुझे मिलता था। तो वहाँ से मेरी रुचि साहित्य के प्रति विकसित होनी शुरू हुई। लेकिन बाद में इंटर में और बीएससी में वैज्ञानिक विषयों का इतना दबाव था कि मैं सहज रूप से इससे विमुख ही रहा
लेकिन जब मैं बीएससी के अंतिम वर्षों में था तो मैं कवियों को सुनता था कवि सम्मेलनों में। उस समय ये आजकल की तरह से टीवी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं थे कि हम घर बैठे कवियों को सुन सकें। अगर किसी कवि को सुनना है तो हमें थोड़ा चल करके और थोड़ा समय बिता करके रात में जा करके कवि सम्मेलन को सुनना पड़ता था। तो कवि सम्मेलन में कवि का जनता के साथ सीधा साक्षात्कार होता है एक तरह से, और वहाँ मुझे कविता के प्रति रुचि जागृत हुई। और मेरे एक बगल में बरेली से आए हुए एक हमारे समवयस्क रहते थे जो पॉलिटेक्निक करते थे, तो वो भी कुछ कविताएं सुनाते थे। तो उनको सुनाते देख करके और मेरे मन में कुछ तो छिटफुट कविताएं उसी बीएससी के अंतिम वर्षों में होने लगी। कुछ ग्रामीण जीवन पर, किसानों के दशा पर, और इस तरह से जो है कविताएं मेरी शुरू हुई। कुछ अंग्रेजी में भी एक आध दो कविताएं शुरू हुई, इसलिए कि अंग्रेजी साहित्य भी थोड़ा बहुत पढ़ता था मैं। तो इस तरह से कविता के प्रति, साहित्य के प्रति मेरी रुचि विज्ञान का विद्यार्थी होने के बावजूद जागृत हुई। और जब मैं अध्यापक हुआ सन 70-71 में मैं शिक्षक हुआ, तो शिक्षा के माहौल में आ करके वहाँ तमाम समारोह आयोजित होते थे विद्यालय में, और उन समारोहों के लिए विद्यार्थियों को कुछ मार्गदर्शन करना होता था। तो उनके लिए अवसर आया कि मैं कुछ लिखूं और उनको बताऊं। तो वहाँ से मेरी इस काव्य यात्रा की शुरुआत मानी जाए जी। तो जैसे अभी आपने कहा कि उस समय इतने माध्यम नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे तो लोग सुन नहीं पाते थे, किताबें खरीदते थे या दूर दूर जाते थे, साहित्य सम्मेलन जो होते थे, कवि सम्मेलन होते थे। आप वर्तमान समय में और आपके समय के दौर, मतलब आपका जो दौर रहा, आपको लगता है कि कवियों को, लेखकों को सहूलियत हुई है इन सब चीज़ों के आने से? क्योंकि उस समय मैं अक्सर मैं पढ़ता था कि किसी लेखक को, मैं बहुत पहले के लेखकों की बात करूं, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र चाहे जयशंकर प्रसाद, तो इन लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहा, तंगी में जीवन बीता। तो उस समय और इस समय आप क्या अंतर देखते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आज से जैसे हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली, ये लगभग आधी शताब्दी, 20वीं शताब्दी बीत चुकी थी, और आज़ादी को लेकर के जो भावनाएं थी आम जनता के मन में, और एक उत्साह था, एक उमंग था कि कब हम विदेशी दास्ता से मुक्त हो जाएं, तो ये केंद्रीय भावना उस समय के कवियों के मन में थी। और उसके पहले जब रीतिकाल का समय था, वो दरबारी कवि हुआ करते थे, तो श्रृंगार के प्रति उनकी कविताओं का रुझान था। तो वो दोनों, यानी वही काल जो है छायावाद का काल था, और वही काल जो है नई कविता के उदित होने का काल था। क्योंकि अब जिंदगी जो है नए बदलाव के दौर से रूबरू हो रही थी और गुजर भी रही थी। तो उस समय के कवियों में अपने समय को लेकर के एक चेतना विकसित थी, और वो चेतना राष्ट्र प्रेम के भाव के रूप में थी, और साथ साथ जिंदगी के जो बदलाव हो रहे थे उन बदलावों के प्रति भी थी। जो सामाजिक रूढ़ियाँ और विसंगतियाँ थी, अंधविश्वास थे, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी वो रचनाएं आनी शुरू हुई। और आज का दौर, कहा जाए कि ये 3 दशक शुरू हुए, मैं मानता हूँ कि आज के दौर में, जब ये विश्व के संस्कृति का, विश्व का एक गवाक्ष हमारे लिए खुला, जब ग्लोबल दुनिया में हम आए, वैश्वीकरण, जब कंप्यूटरीकृत दुनिया में हम आए, जब इलेक्ट्रॉनिकी के युग में हमने प्रवेश किया, तो माहौल बदलने लगा। और दृश्य माध्यम, पहले श्रव्य माध्यम था, और बाद में हम दृश्य माध्यम में भी आ गए। तो जब श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों में आए, तो कविता और साहित्य का स्वरूप तेजी से बदलने लगा। और यह बदलाव
लेकिन इसमें अस्थायित्व कम था, अच्छा, तात्कालिकता ज़्यादा थी। जी जी, क्षणभंगुर। हाँ, और उस दौर में स्थायी कुछ समय तक चलता था तो एक दौर चलता था, वो स्थायी भाव था। जैसे मैंने छायावाद की बात की, तो आज का जो माहौल है ये क्षण क्षण परिवर्तनशील है। बिल्कुल, और एक बात मैं रेखांकित करना यहाँ चाहूँगा कि जब 2000 के बाद जब मोबाइल जैसे और मोबाइल पर जो तमाम ऐप्स आए, यूट्यूब आया या फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, तो उस जमाने में कवियों का और साहित्यकारों का शोषण होता था। प्रकाशक कोई बहुत बड़ा सा साहित्यकार सहसा नहीं बन जाता था, उसे प्रकाशकों का गणेश परिक्रमा करना पड़ता था, उनके आसपास घूमना पड़ता था कि हमारी कविता की पुस्तक छपवा दीजिए। उस समय उतने संसाधन उनके पास नहीं होते थे। तो जिसकी कृपा प्रकाशक, जिस पर प्रकाशक की कृपा हो जाती थी, उनकी रचनाएं छप जाती थी, और बड़े से बड़े रचनाकार उपेक्षित रह जाते थे। इसलिए जिनके पास संसाधन नहीं होते थे, उनकी रचनाएं किताबों में पड़ी रह जाती थी, डायरियों में पड़ी रह जाती थी। आज के दौर से अगर हम तुलना करते हैं तो आज वो एक तरह से बिचौलिए का जो रोल है वो खत्म हो गया। अगर आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, लेखक और कवि का सीधा प्रसारण फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, तरह तरह के ऐप्स के माध्यम से आज आप जनता से सीधे रूबरू हो सकते हैं, और जनता आपको अगर स्वीकार्य कर ले, अभी आप यूट्यूब पर और तमाम चैनलों पर जो सीधा प्रसारण देखते हैं, अगर कभी वहाँ प्रभावित कर ले जाता है जनता को, तो वाह वाह उसकी होती है। अगर आप गद्य कविता पढ़ रहे हैं और उसमें कोई आप संदेश नहीं दे पा रहे हैं जनता को, तो आप धीरे धीरे आपको देखना बंद कर देती है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि ये बीच में जो दलाल होते थे, जो क्या कहते हैं कि ये बिचौलिए होते थे, उनकी भूमिका सिरे से ख़त्म हो गई। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आज की जो पीढ़ी है वो बहुत जागरूक पीढ़ी है। अगर वो कविता, कहानी, उपन्यास या किसी विधा में लिखना चाहती है तो वो पुराने मानकों पर वो चलना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो अपना रास्ता खुद बना रही है, अपनी शैली आज के पसंद के अनुरूप खुद गढ़ रही है। और यही कारण है कि तमाम चैनलों पर कवि जो है सीधे बातचीत कर रहे हैं। कवियों की जब रचनाएं, कवियों या उपन्यासकारों, पूरे साहित्य की बात मैं कर रहा हूँ, कि उनकी जब रचनाएं आती हैं, वो लिखते हैं, तो वहीं से वो मार्केटिंग भी करना शुरू कर देते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो उनको ये अवसर देता है कि वो अपने पसंद का कोई प्रकाशन चुन लें और वहाँ उसको प्रकाशित करवा लें। कम से कम वो उनमें बार्गेनिंग भी करते हैं कि कम से कम खर्च में मेरी रचनाएं कौन छापेगा। और जब रचनाएं उनकी छप जाती है तो उनके पास स्वतः का हुनर है कि वो अमेज़न से जुड़ सकते हैं, और किंडल बुक्स के का और बहुत सारे माध्यम हैं, उनसे वो जुड़ करके अपनी रचनाएं वो बिकने की व्यवस्था कर लेते हैं। पुराने कवियों में, पहले के कवियों में जो कवि प्रसिद्ध हो जाते थे, कवि सम्मेलनों के माध्यम से प्रसिद्ध हो जाएं या अपने प्रतिभा के माध्यम से प्रसिद्ध हो जाएं, बीच के दौर में, आज से 2 दशक पहले की बात है या कुछ और इधर तक, पूरे कवि काव्य जगत पर ऐसे लोगों का वर्चस्व स्थापित हुआ जो समझिए कि अबूझ रचनाएं लिख रहे थे। अच्छा। उनकी रचनाएं समझ पाना बड़ा कठिन था, शब्द बहुत क्लिष्ट। आम जनता से संबंध उन रचनाओं का टूट गया एक तरह से। अच्छा। क्योंकि कब सम्मेलनों का दौर धीरे धीरे अब खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों ने कवियों को हाईजैक कर लिया एक तरह से। अच्छा। और जो अब जो सामान्य स्तर के कवि थे वो तो या तो गोष्ठियों के माध्यम से आ पाते थे या अपनी रचनाओं को प्रकाशित कर लें तो वो बिकती नहीं थी, इसलिए कि आम जनता में धीरे धीरे अबूझ कविताओं के बोलबाला के नाते
वो रुचि खत्म हो गई कविता से, साहित्य से, और पठनीयता जैसा लोग कहते हैं कि भी प्रभावित हुई। लेकिन आज जो फेसबुक, मोबाइल, कंप्यूटर पर लगभग ये मैं कहना चाहूँगा, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि लोग अच्छी रचनाएं पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं, और वो नए युवा लेखक जो है अपनी रचनाओं को प्रकाशित भी कर पा रहे हैं, उनकी मार्केटिंग भी हो रही है। देवरिया के किसी युवा कवि ने आपको अभी तक सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो? तो देवरिया के युवा कवियों में अभी वो बहुत कहा जाए कि प्रसिद्धि के स्तर तक तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हर कवि की अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे मेरी पसंद जो है वो छंदोबद्ध रचनाओं में, अच्छा, जो रचनाएं छंद में लिखी जाती हैं, जो गेय हो सकती हैं, जिनका सीधा प्रभाव श्रोता पर पड़ सकता है, तो मुझे वो प्रभावित करती हैं। और ऐसी रचनाओं में मैं गीतकारों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो एक उमाशंकर द्विवेदी भी उभरते हुए कवि हैं और कई चैनलों पर आ रहे हैं, जो छंदोबद्ध रचनाएं करते हैं, छंद पर उनका अधिकार दिखता है, और ज़्यादातर वो देश प्रेम की रचनाएं करते हैं। और गीतकारों में जो है कुछ लोग हैं, जैसे एक धर्मदेव सिंह आतुर हैं, अच्छा, उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं है, अच्छा, लेकिन वो 70 से मंचों पर, 70 से लेकर के 80 तक मंचों पर रहे, गीत पढ़ते थे बहुत बढ़िया, और आज भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने पारिवारिक दबाव या अन्य दबावों के नाते उनकी कोई पुस्तक नहीं आई, लेकिन गीत वो सस्वर बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। वो मेरे पसंदीदा कवि हैं। सरोज कुमार पांडे बैंक में अधिकारी रहे हैं, बरज के ही रहने वाले हैं, वो भी अच्छा गीत पढ़ते हैं। तो कई कवि जो है मुझे प्रभावित करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे भूले बिसरे कवियों को, रचनाकारों को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से आएँ, और जनता उन्हें, उनके कदरदान बने, बिल्कुल, उनको पहचाने, उनको गुणों को, और उनसे कुछ सीखे, बिल्कुल, भाषा के स्तर पर या अपने व्यक्तित्व को उदात्त बनाने के स्तर पर उससे कुछ ग्रहण करें, सीखें, अनुकरण करें।